नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आदरणीय सर, आप कृपया 56 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी 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 वैद्य जी, प्रणाम आप सभी को। सुप्रभात। सहचरम सुरदारु सनागरम क्वथितंबसी तैलव मिश्रतम पवन पीड़ित देहगति पिबन द्रुत विलंबित को भवित क्षया। यहाँ बताया गया है कि सहचर देवदारू सौंठ इनके क्वाथ में तेल मिलाकर पीने से वायु से पीड़ित शरीर वाला व्यक्ति भी इच्छानुसार शीघ्र या विलंबित गति से चलता है। ये छंद भी द्रुत विलंबित है। जी वैद्य जी। जी, तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि वायु का अगर प्रकोप हो जाता है तो जो सहचर है, देवदार है, शुंठी है, इनके क्वाथ बनाने और तेल मिलाकर पीने से जो वायु से पीड़ित शरीर वाला व्यक्ति है वो शीघ्र ठीक हो जाता है। इतना अच्छा सहचर देवदार और शुंठी का है क्वाथ में तेल मिलाकर पीने से। सर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो आप पिछले साल का सब चीज बताएंगे सर। हम जी जी आपके लिए जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सब जी संकट दूर हो जाए, लेकिन हमें सब जानना है सर कि आप कैसे, जी क्या जी, हुआ पिछले और आप पिछले कैसे पूरा पिछले ठीक हुए। वर्ष पिछले जी वर्ष यही तारीख थी 16 जनवरी 2023। और सुबह के 8:30 या 9 बजे थे। मैं किसी कार्य से जो है वो आ रहा था मसूरी के पास से। वो जगह है एक राजपुर रोड की तरफ आ रहा था और वहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है हिमालयन व्यू। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और मैं साइड में खड़ा था, फोन पे बात कर रहा था। पहाड़ में सड़क के दो तरफ दो हिस्से होते हैं, एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ थोड़ा सा पहाड़ी होती है। मैं इस तरफ वाले हिस्से पे, अपोजिट साइड वाले हिस्से पे एक पैराफिट के पास खड़ा था। पैराफिट होता यूं है कि आप कोई गाड़ी नीचे न चली जाए। मैं वहां पे खड़ा था और फोन पे बात कर रहा था। हमारे एक मित्र थे, उत्तरकाशी में पोस्टेड थे, उनसे बात हो रही थी। अचानक से जो है नीचे की तरफ जो खाई थी वहां पर एक छोटी सी सूखी सूखा हुआ एक, उसको बोलते हैं नदी जब सूखी होती है, बरसाती नाला बोलते हैं। पानी नहीं था उसमें। उसके बगल में लोगों ने जो है वो घर बनाया हुआ था और वो घर में कुत्ते पाल रखे थे, जो खानाबदोश कहते हैं, वो लोग रहते हैं वहां पे। कुत्ते उन्होंने खुले छोड़ रखे थे, वो नीचे वैसे ही छोड़े हुए कुत्ते थे। मैं ऊपर सड़क पे था। अचानक से वो पीछे से दौड़ते हुए आए। मैंने देखा भी नहीं उनको क्योंकि मैं फोन पे था। जब वो सामने आए और एकदम से उन्होंने मुझे आके झपट्टा मारा तो मैं पैनिक में आया और मैं हल्का सा एक कदम पीछे हटा कि मैं सीधा वहां से नीचे चला गया। मिट्टी खिसकती के पैरापीट के बगल में था, मैं सीधे नीचे चला गया और सीधे मैं पीठ के बल जो है चट्टान थी नीचे, उस पर टकराया मेरा पीठ। वो रहा कि मैं वहीं पर रुक गया, नहीं तो फिर नीचे चलाता तो फिर वो सूखी सूखी जो नली नदी है उसमें जाता मैं, थोड़ा और नीचे गिरता, फिर शायद हेड इंजरी भी होती। भगवान ने मुझे बचाया, लेकिन ये था कि मेरी पीठ पे जो चोट लग गई
फोन मेरे हाथ से छिटक गया था, बगल में ही था, फोन ऑन था, जिनसे बात हो रही थी उनसे बात हो रही थी। मैंने गिरते गिरते उनको बताया कि मैं गिर रहा हूँ, गिर गया, चोट लग गई। उसके बाद जो है थोड़ी समय के बाद मैंने अपना ये कमर का हिस्सा जो है थोड़ा सा देखा कि वो नमनेस आ गई है उसमें। पैर हिलाया मैंने तो पैर मेरा हिल रहा था, दर्द बहुत हो रहा था, बहुत ही ज्यादा वेदना थी। के बाद जो है मैंने तमाम, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर सड़क से जो लोग ड्यूटी जाते हैं, जॉब करते हैं मसूरी में, वो ऊपर जा रहे थे, वो वापस नीचे उतर के बड़ी मुश्किल से वो लोग आए और मेरे कंधे से मुझे ऊपर खींच के उठाने लगे। मैंने कहा भाई ऐसे मत उठाओ, मेरे को लगता है कि मेरे कहीं स्पाइन में इंजरी हो गई है, मैं मेरा निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। अच्छा तुम जो है मुझे या तो कोई स्ट्रेचर लाओ या एक जो इमरजेंसी व्हीकल है उसमें स्ट्रेचर बुलाओ, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से निकालो। मैंने कहा ठंडा था बहुत, इस यही मौसम था जनवरी का, सर्दी बहुत थी, यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। नीचे एकदम पीठ के हिस्से में ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर एकदम कम था। उसके बाद जो है 108 को भी उन्होंने कॉल किया था, और तब लोकेशन थोड़ा नहीं ट्रैक कर पा रही थी वो, क्योंकि ऐसी जगह थी जहाँ लोकेशन नहीं मिल रहा था। तो ऐसी 25-30 मिनट तक मैं वहीं था पड़ा हुआ, लोग वहाँ घेरे हुए थे। वो कुत्तों ने कई लोगों को गिराया था वहां पे, ये भी बोल रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद फिर मेरे ब्रदर हैं एनेस्थेटिस्ट हैं, मैंने वहां पे कहा कॉल करो, और उनको मैंने बताया कि वो इमरजेंसी है, गिर गया हूं मैं, और एम्बुलेंस भेजो। फिर उनकी एम्बुलेंस करीब तकरीबन 25-30 मिनट बाद आई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे नीचे स्ट्रेचर को ला के, फिर मैं चादर वादर नहीं, मैंने कहा सीधे निकालो, सीधे निकाला। पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, मुझे लग गया था कि ये वर्टिब्रा जो है मेरी, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो आघात हुआ है। उसके बाद जो है करीब दो मेरा 2 सवा 2 घंटे के बाद, लगभग 1.5 घंटे लग गए होंगे मुझे अस्पताल पहुंचने में। इस इंसिडेंट के बाद तकरीबन 11 बजे, 11 बजे मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा, और वहाँ पे मेरी फिर जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पहले एक्सरे हुआ, फिर उसके बाद सीटी स्कैन हुआ, शायद मुझे जहाँ तक मेरा लगता है स्पाइन का स्कैन हुआ, और उसमें आ गया कि स्कैन में फ्रैक्चर हो गया है एल वन वर्टिब्रा का। लेटा ही था मैं चूंकि, तो मेरे पेशाब की नली डाल दी गई, मेरे कैथेटराइज कर दिया गया, और फिर उसके बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जैसा कि इमरजेंसी होती है। बाकी सारे वाइटल्स चेक किए गए, वो सब ठीक ठाक था। उसके बाद जो स्पाइनल सर्जन डिसाइड ये किया गया कहाँ क्या दिखाना है, स्पाइनल सर्जन जो थे, क्या मैक्स हॉस्पिटल है वहां से आए, उन्होंने देखा पूरे कॉर्ड में जो D12 वर्टिब्रा है से लेकर के सैक्रल वर्टिब्रा है वहां तक पूरे का पूरा जो है वो कॉर्ड एडिमा था। और L1 वर्टिब्रा मल्टीपल बर्स्ट हो गई थी, बर्स्ट मतलब फट गई थी एक तरह से, समझ लीजिए कि कम ऊपर से कॉम्पैक्ट इंजरी हुई तो बर्स्ट हो गई वो। और उसके कुछ पीसेज जो थे वो अंदर कॉर्ड में भी अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से कॉर्ड पूरा कंप्रेशन था, कॉर्ड एडिमा था जो बड़ा। बाकी जो है वो कमर से ऊपर वाले हिस्से में कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ आराम से फीलिंग हो रही थी। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो गया है खतरनाक। के बाद जो है अगले दिन जो है वो डिसाइड किया गया, उसी दिन डिसाइड किया गया कि सर्जरी होगी, और अगले दिन जो है वो इम्प्लांट जो है टाइटेनियम का इम्प्लांट दिल्ली से मंगाया गया। और फिर उसको अगले दिन ही 6 घंटे तक ऑपरेशन चला आईसीयू में, फिर 6 घंटे बाद में आया, और उसको सारी सारी हड्डियों को जो अंदर की तरफ कंप्रेस थी उनको बाहर निकाल के, फिर D12 को ऊपर स्क्रू लगा के, और नीचे जो है L2 पे स्क्रू लगा के, और इस प्रकार से L1 को फिक्स किया गया। और ये पूरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो है वो तीसरे दिन सर्जन साहब आए, जैसा कि आजकल सर्जरी में होता है कि तीसरे दिन कहते हैं कि आप एम्बोलाइज्ड हो, तो मुझे एम्बोलाइज्ड करने के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया और चलने के लिए कहा। मैं चल नहीं पा रहा था, पैरों में पावर नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती चलाया, तो कैथेटर भी निकाल दिया। कहा जाइए अब आप जो है आराम से लेट जाइए, और कैथेटराइज्ड होने के कारण आपको देखना जरूरी है कि आपका यूरिन और स्टूल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि शायद देखते हैं, सर्जरी के बाद ही शायद देखना होता होगा, इसलिए न तो मेरा यूरिन पास हो रहा था न स्टूल पास हो रहा था। उसके बाद रात में बहुत परेशान रहा मैं, मुझे याद है तीसरे चौथे दिन जब कैथेटर निकाल लिया गया तो ब्लैडर फुल हो गया था, और जो है वो कैथेटर बाहर नहीं निकलने के कारण, और यूरिन के बाहर नहीं निकलने के कारण बहुत ही वेदना थी।
हमारे ही गुरुकुल के पढ़े हुए कुछ वहाँ पे इंटर्न या फिर डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं नाइट में। तो उन्होंने सबसे पहले K19 लगाया। मैं मना कर रहा था, जबरन लगाया, लेकिन लगाना जरूरी था क्योंकि ब्लैडर पूरा का पूरा जो था वो फुल था। उसके बाद फिर से उन्होंने कैथेटराइज रात को कर दिया। कैथेटराइज करने के बाद हर आधे घंटे पे वो क्लैंप करते थे। क्लैंप करने के बाद जो है वो यूरिन किसी बढ़िया फ्लो में जा रहा था। लेकिन वो बार बार ये कहते थे कि कैथेटर लगातार लगाए रहने से ये ब्लैडर जो है अपना मूवमेंट भूल जाएगा, और इसके लिए क्लैंपिंग करते थे। कैथेटर लगाने निकालने की इस प्रक्रिया में मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, पहले भी हो गया, और फिर उसकी भी दवाएं चली। इसी प्रकार से कॉर्ड एडिमा बराबर बना हुआ था, इसलिए हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स और हैवी डोज ऑफ स्टीरॉइड्स आईवी से चल रहे थे। ये सब चल रहा था, ये सारी चीजें, क्योंकि मैं बहुत समराइज में बताता हूँ, 11 मिनट तो ऐसे ही हो गए, फिर आपकी संगीता कैसे चलेगी। चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर, ये जरूरी है ना, ये बताइए तो ना कि तो आप, इसके ये बाद जो है जरूरी वो है। इसके बाद जो है फिर से मुझे 10 दिनों बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, और डिस्चार्ज करने के बाद 15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद मैं घर में आ गया, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था। अस्पताल में क्या करते हो, बस लेटा ही था, रहता था, थोड़ा बहुत इम्बोलाइज्ड होता था, कहते थे चलो चलो। चलते कैसे जब पैरों में पावर नहीं थी, और जो है ब्लैडर बार बार जो है वो दिक्कत कर रहा था, तो किसी किसी तरह कैथेटराइज को करके ही पैदल सहारे से चलता था मैं। घर आ गया। घर आने के बाद भी वही सहारा जो था, जो एक होता है जब सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक्स तो रखते हैं जो पकड़ने वाली, उससे चलता था मैं। एक बेल्ट दे दिया था उन्होंने, वो बेल्ट पीछे की तरफ बांधा हुआ होता था, और लगता था कि स्पाइन को जबरदस्त जो है किसी सपोर्ट से खड़ा किया गया है। एकदम अजीब सी स्थिति होती थी, एक रोबोटिक स्थिति होती थी। के बाद जो है वो तकरीबन 1 महीने बाद जो है अचानक से एक दिन लेटा हुआ था, तो बेड के नीचे थोड़ा सा हल्का सा फ्लूइड जैसा दिखा। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि क्या है करके देखो जरा, फिर देखा तो वो फ्लूइड काफी निकला हुआ था। तो फिर मेरे भाई साहब को ही बुलाया गया, उन्होंने देखा तो एक किसी जो सूचर है जहाँ पे स्क्रू है वहां से फ्लूइड बाहर आ रहा है। फिर उसको उसने इमरजेंसी समझ के तुरंत उसने उसको दबाया, ड्रेसिंग की, फिर उसको बोला कि ये तो अंदर इन्फेक्शन हो गया है। दिक्कत ये होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी की, अगर इम्प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर पूरा इम्प्लांट ही निकालना पड़ता है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी। फिर तत्काल जो है वो लगातार मैं ड्रेसिंग के लिए 10 दिन जाता रहा, फिर से एंटीबायोटिक्स और फिर से हैवी डोज ऑफ स्टीरॉइड्स लिया, मजबूरी थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप आयुर्वेदिक करिए, ये करिए, पर मेरा अपना एक नियम मानना है कि आप जिससे भी चिकित्सा ले रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखें। हालांकि मैं उस वक्त ये कह सकता था कि मेरी सर्जरी मत करो, मैं आयुर्वेदिक लेप चिकित्सा लूंगा, लेटा रहूंगा। शायद मैंने वो नहीं किया तो अच्छा ही किया, तो मैं खड़ा भी हूँ आज, नहीं तो वरना मैं आज झुका हुआ होता, या फिर ऊबड़ वगैरह निकल गई होती, कोई ना कोई पर्सनालिटी डेफिसिट तो आ ही जाती। एनीवे उसके बाद फिर से जो है वो लगातार ड्रेसिंग हुई, और वो पूरा का पूरा स्क्रू के चारों तरफ का हिस्सा जो था वो, जो कि इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया ने वो पूरा का पूरा जो स्क्रू के चारों तरफ की मसल मास थी वो खा खा लिया था, और वहाँ एक गैप बना लिया था। इन्फेक्शन तो कंट्रोल हो गया था, लेकिन वो गैप नहीं भरा जा रहा था, जिससे वहाँ हीलिंग नहीं हो रही थी, और स्क्रू बराबर मुझे फील होता था पीछे से कि स्क्रू हिल रहा है। उसके बाद फिर से सर्जरी हुई, और दोबारा से जीए में सर्जरी की गई, और उसको जो गैप था उसको फिर से उन्होंने सूचर से उन्होंने उसको बांध दिया, और अंदर से उसको स्टिच कर दिया। उसके बाद जो है मैं, पेन बहुत होता था, और लिटरली मैं बहुत एक्टिव व्यक्ति हूँ। दो दो मेरे वहाँ वर्कशॉप थे, एक जो था वहाँ पे, एक बनारस में था, एक मेरा गुजरात में था, एक सोलापुर में था। वो तीनों मेरी फ्लाइट टिकट्स बुक थी, कैंसिल हुई, और मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं अंदर एक से डिप्रेशन से आ रहा था, और मैं दर्द बहुत होती थी, तो फिर मैं नेगेटिव की तरफ नेगेटिव बातें करता था उस वक्त। तो फिर ऐसे डॉक्टर ने मुझे एंटी डिप्रेसिव एनाल्जेसिक्स आदि दवाएं दी। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा कि आपके पास कोई और चीज है इसके अलावा मुझे देने के लिए, या तो आप मुझे अब कहें कि आप अपना ट्रीटमेंट लो। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट थोड़ा सा सोचा दिमाग में। पहले तो मैंने, एक मेरे मित्र हैं पंचकर्म के चिकित्सक हैं, उनसे बात की। उन्होंने मुझे बस्ती में कोई बस्ती द्रव्य सुझाए यापन बस्ती के, जिसमें काढ़े पड़े हुए वात शामक। टू बी फ्रैंक, मैंने वो वात शामक बस्ती का लेने से पहले मैंने जो है वो अनुवासन बस्ती ली, और फिर वो बस्ती ली पहले ट्राई करने के लिए ली, देखे क्या होता है, क्योंकि मैं कहीं जाके ले नहीं सकता था।
मैंने अपनी मैडम को ही बताया कि आप ऐसे ऐसे दो, उन्होंने दिया, उससे मेरा पेन बढ़ गया। इस बीच में मैंने फिजियोथेरेपी भी के लिए भी गया मैं, और फिजियोथेरेपी से भी मेरा पेन बढ़ गया। एक्सरसाइज करने के लिए भी आती थी फिजियोथेरेपिस्ट, उससे से भी मुझे आराम नहीं होता था। अब मैंने जो है फिर जो है वैद्य अरविंद पाठक साहब से संपर्क किया। तो और एक मैडम शिल्पा येरमे जी हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी थी, तो मैडम ने वहां से कोई मज्जा सिद्ध तेल भेजा, और वैद्य जी ने वहां से क्षीर वाला तेल 1000 आवर्ती युक्त भेजा। मैं उसके बाद क्षीर वाला तेल को लगातार मात्रावस्थी के रूप में लेता रहा। पहले तो 20 ml भी रिटेन नहीं कर पा रहा था। पहले दिन जब लिया तो 20 ml भी मेरा जो है वो रुका ही नहीं, वो एकदम से निकल गया। अगले दिन फिर मात्रा उसकी बढ़ाई, तो वो 30 ml, 60 ml तक, 70 ml तक। 2-3 घंटे रोकने का प्रयास करता था मैं, कि मैं खुद चिकित्सक हूँ, मुझे मालूम है कि अगर रुकेगी तभी फायदा होगा। और ये भी मेडिसिन में लेता रहा। इसमें का जो है लाक्षादी गुग्गुल लगातार ले रहा था मैं, और वात शावक तमाम, क्योंकि पेशाब में तकलीफ आ गई थी, यूरिन मेरा होता नहीं था। तो पेशाब की तकलीफ थी, तो मैंने तमाम सारी दवाइयाँ और भी सारी यूरिन की, मैंने जो चरक की नियो है ये सब भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस जो है, मात्रावस्थी ने मुझे पेन से बहुत रिलीफ दिया। और लगातार मैं 2 महीने 2.5 महीने तक मात्रावस्थी लेता रहा। तो क्षीर बला तेल की मात्रावस्थी और मज्जा सिद्ध तेल की मात्रावस्थी ने बहुत बेहतरीन काम किया। लगभग लगभग आज 1 साल हो गए हैं। मैंने अपना सारा एक्टिविटी रिज्यूम कर दिया है, और मैं सब काम करता हूँ, और कोई किसी के सहारे से नहीं करता। पहले तो मुझे यही नहीं लगता था कि मैं चल भी पाऊंगा। मैं किसी का कोई सहारा नहीं लेता, अपनी डायरेक्ट सारी गतिविधियां करता है। मुझे देख के बता नहीं सकते कि मेरे साथ कोई ऐसा बड़ा हादसा 1 साल पहले हुआ होगा। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ उस हादसे ने कुछ न कुछ शरीर को जख्म तो दे ही दिए हैं। लेकिन उन जख्म को अब हम अपने जीवन का एक पार्ट मान करके इसको आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी, आपने हमसे समराइज पे मैं पूरी कहानी सुन ली। आप शतरंज जी, धन्यवाद। सब लोग सर के लिए थैंक प्रेयर यू। करिए। जी। धन्यवाद, थैंक वो यू। जो प्रॉब्लम बची है वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अगर उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने इसके बाद क्या किया कि मैं और ज्यादा दुगनी दुगनी गति से ज्यादा काम करने लग गया। तो मैं जो पहले मैं ट्रैवल करता नहीं था, डरता था मैं ट्रैवल करने से, वो अब ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। और ज्यादा तो कोई समस्या नहीं है, बस चूंकि इम्प्लांट है, अभी ठंड है जैसे, तो अब उसमें एक स्टिफनेस रहती है, एक पेन रहता है। ब्लैडर में थोड़ी सी ये है कि मुझे बैठ के ही मैं यूरिन जाता हूँ प्रेफरेबली, वैसे भी बैठ के ही जाना चाहिए यूरिन। ब्लैडर पूरा आउट हो जाए इसका ध्यान रखता हूँ मैं, क्योंकि ब्लैडर में अगर यूरिन बचेगा तो वही है। फिर स्पाइनल इंजरीज में लोग ज्यादातर जिनकी मृत्यु होती है, वो मृत्यु स्पाइनल इंजरी से नहीं होती, क्योंकि अब मैंने बहुत सारा पढ़ाई कर ली है इसके बारे में। वो इंजरी होती है ब्लैडर पे यूरिन का आउट ना होना, और बैक प्रेशर से यूरेटर से वो किडनी में जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस करना, और इस वजह से किडनी फेलियर से मरते हैं लोग ज्यादातर। तो इत्तेफाक से मुझे ना तो अब कैथेटर की जरूरत पड़ी उसके बाद, ना मुझे जो है कोई और दवा, अब कोई भी दवा नहीं खा रहा हूँ पिछले 3 महीने से, नाइदर एनी आयुर्वेदिक। जबकि मुझे कुछ दवाइयाँ चलाई गई थी यूरिन की, यूरोलॉजिस्ट ने, मैं वो भी बंद कर चुका हूँ, मैं नहीं लेता ना। मैं अभी मात्रावस्थी ले रहा हूँ, क्योंकि मात्रावस्थी लेने से एक प्रॉब्लम आई जो अब मुझे पता चल रहा है। मेरे जो चूंकि वो एक्चुअली लिपिड तो जाता ही है अंदर ना, तो उसने थोड़ा सा मूवमेंट कम होने की वजह से फैट को डिपॉजिट किया। क्योंकि अब उतना चलना नहीं है, ना उतना झुकना है, ना एक्सरसाइज करना है, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने अभी उसको बंद किया। लेकिन लगता है कि मात्रावस्थी फिर से स्टार्ट करनी बेहतर रहेगी। जी वैद जी, जोशी सर, धन्यवाद आप सभी मात्रावस्थी, का जी। लाक्षा का प्रयोग और कीगल एक्सरसाइजेज ये आप कीगल बराबर कर जी लीजिए। जी जी जी। और जो वेट लॉस करने के लिए जो भी हम लोगों की आयुर्वेदा में है उसको आप कर लीजिए। और आप पूरे 6 महीने के अंदर फिर वापस वो भी चला जाएगा आपका। हाँ, मैं वही वेट लॉस हम्म। प्रोग्राम और ये थोड़ा सा कीगल एक्सरसाइज करता हूँ मैं, अपनी जो मर्म में, गुदा और बस्ती के हिस्से में जो बताई गई है वो मैं करता हूँ। वेट लॉस प्रोग्राम में ये है कि एक्सरसाइज से तो नहीं कर सकता, थोड़ा सा मेडिसिन से करने का प्रयास करूंगा। बस वो और तो जगह नहीं है वेट, बस वो बेली और जो कमर का हिस्सा है वहां पे, क्योंकि मूवमेंट नहीं था तो वहां पे थोड़ा सा फैट आ गया है, उसको कम करना है। उसमें आप लोगों की सलाह की आवश्यकता रहेगी जी। वेतरन बस्ती वैद जी के पास पूना में जाके लीजिए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे कुछ दवाइयाँ भेजी थी, वो भी मैंने ली थी, सबकी दवाइयाँ ली थी, सबका मुझे ब्लेसिंग्स रही। और नहीं तो मेरे साथ में ही किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था ऐसा ही, सेम पूना में। और मुझे वो किसी ने रेफर किया था कि आप वैद्य नवीन जोशी से बात कीजिए। वो बेचारे पूरी तरह से बेड रिडन हैं, और वो पैरालाइज्ड हैं, और डॉक्टर ही हैं वो। और उनको कैथेटर परमानेंटली लगा हुआ है, और मुझे भी पोर्सिलिन कैथेटर परमानेंटली लगाने की बात कर दी गई थी। वैसे मेडिकली देखा जाए तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में मैं डिसेबल हूँ, लेकिन मैं मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से एबल हूँ। और बस ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो वैसे भी उम्र के हिसाब से आती हैं, तो उसको भी रिकवर कर लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से जी। आप सभी को थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम, हमको वक्त देने के लिए, हमारी छोटी सी कहानी सुनने के लिए जी। जी वैद जी। जी थैंक यू सर। लेकिन लिपिड मात्रावस्थी से नहीं बढ़ता, वो तो सिद्ध तेल होता है, उससे नहीं बढ़ता। हाँ, मरता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वैद जी कि मैं एक्चुअली मात्रावस्थी लेने वाला व्यक्ति दोपहर तक में तो थोड़ा एक्टिव तो रहता ही होगा। अब मेरा तो जी क्या था कि मात्रावस्थी लेने के बाद मैं लगातार लेटा ही रहता था ना, क्योंकि मैं मूवमेंट तो करता नहीं था। तो जब आप कैलोरी लिपिड्स जैसे भी आप, हाँ ये बात सही है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो उससे जा नहीं रहा है, वो तो जा रहा है हमारे इस तरफ से जा रहा है। लेकिन लगातार जो है कई समय तक लेने से क्या हुआ, उससे मुझे ऐसा लगता है और जगह नहीं बढ़ा फैट, बस केवल उसी एरिया में जहाँ पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है वहीं पर फैट बढ़ा। क्योंकि झुकते नहीं है ना, अब आप झुकते नहीं है, या फिर हम जो है कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते उस तरह की जो बेली से रिलेटेड हो, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इन सब का प्रभाव रहा होगा मिला जुला। क्योंकि कहीं ना कहीं लिपिड्स तो नहीं बढ़ता है, बात सही है। कहीं ना कहीं हम अगर डाइट भी ले रहे हैं और उसको हम अगर हम उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब तो होकर के बॉडी में डिपॉजिट तो होगा ही। उसका कारण यही रहा है, मूवमेंट और पैदल नहीं चलना, एक्सरसाइज नहीं करना, और डाइट तो, चूंकि डाइट तो कभी भी कम नहीं रही, तो निश्चित रूप से उसी का ये असर रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे उसको भी विजय पाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम ये टीका वाचन करें क्या? सर का सुन के ऐसा लगता है कि इंसान अगर जिद ठान ले तो फिर से ठीक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसके बाद से कोपल कर्नाटका में मैं अपने बेटे को लेके गया। मैं इतना डरता था कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे भी मैंने 6 घंटे वहाँ पे सेशन लिया। उसके बाद से फिर से बनारस, फिर लखनऊ, फिर जो है वो मेरठ, पूना, तो कई बार जा चुका मैं इसी प्रकार से। कहीं कोई ऐसी किसी को भी अगर मैं बताऊं ना तो कोई किसी को समझ में ना आए कि 1 साल पहले ऐसा हो चुका है। और जब मैं एयरपोर्ट्स पे, जब वो लगाते हैं पीछे की तरफ सेंसर चेक करने के लिए, तो वहाँ मेरी घंटी बजती है। उनको बोलता हूँ भैया सोना होना नहीं है, ये देखो ये मेरे पास कार्ड है, मेरे पीछे ये जो है इम्प्लांट लगा हुआ है करके। बस इतना ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये है कि इमरजेंसी में एक चीज समस्या रहती है कि जब जो है वो यूरिन का अर्ज बनता है, तो मुझे अब जो है टॉयलेट ढूंढना पड़ता है और इमीडिएटली जाना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लैडर में रुकने के बाद वैसी सेंसेशन नहीं है जो यूरिन की सेंसेशन लोगों को आती है, मुझे एक पेन सा होता है। और उसके मैं समझ जाता हूँ कि मेरे ब्लैडर में यूरिन है और आई हैव टू उसको आउट करना है। तो फिर हम वैसी जगह ढूंढते हैं टॉयलेट जो है, और वहां पे जाके फिर उसको मैनुअली बैठ के, उसको अब वो आदत में आ गया है वो। एक समस्या है, स्टूल जो है वो सेपरेटली एक प्रकार से बोलते हैं हार्ड स्टूल होता है, क्योंकि वो नर्व जहाँ जहाँ उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है बाउल और ब्लैडर पे, वो हाल अफेक्टेड हुई है। तो इसलिए बाउल पे भी उसका इफेक्ट आया है। लेकिन ये है कि उसको मैं देखता रहता हूँ, तो मैनेज करता रहता हूँ। चिकित्सक हूँ तो थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, इसलिए समस्या नहीं आती है जी। थैंक यू सर। वो जितना भी है वो सब मात्रावस्थी से कवर हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैं मात्रावस्थी लेने की प्लान बना रहा हूँ। उससे जी पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बार अपना पैदल चलने का रूटीन भी स्टार्ट करूँ। हाँ। लेकिन इतनी ठंड है यहाँ पे वैद जी की, बताऊँ क्या आपको। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ जी। जी जी धन्यवाद। तो आगे टीका पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ जी। 56 नंबर का जो टीका है, ये वंदना मैम या अंजना मैम पढ़ना चाहेंगी? अंजना मैम पढ़िए, जिससे आप मीनिंग भी बताएं, मैं तो पढ़ सकती हूँ बस। पढ़िए पढ़िए पढ़ मैडम पढ़िए। जी, पढ़िए। पढ़ नमस्कार, नमस्कार जोशी सर। नमस्ते नमस्कार मैम। सभी को। नमस्कार अरविंद सर। सभी लोग को नमस्कार। जी पढ़िए सर। सहचरा सहचरादि कथित तैल युत पिबन मारुतार्दित शरीर इच्छया द्रुत गमनो विलंबित गमनो वा भवति।
तंत्रकृता सुमति नैत द्वातस्य वृत्तस्य नामापि श्लिष्ट कृत्वा विबध्वम् द्रुत विलंबिताख्य द्वेत द्रुतम तस्य च लक्षणम द्रुत विलंबित मह नभो भरव। जी तो मैम। इसका मतलब ये है कि सहचर आदि क्वाथ, सहचर है, देवदार है, शुंठी है, इनका काढ़ा बनाना है तेल में डाल के, और तेल उसमें काढ़े में डाल के और पीना है। इससे जो भी वायु के प्रॉब्लम है, अर्दित शरीर है, तो उसमें फायदा होता है। और शरीर जो है वो द्रुत गमन मतलब फास्ट चलने जैसा हो जाता है। और जो भी मतलब वो जो भी वात का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाता है। तंत्र कृता सुमनति नैतद वातस्य वृद्धि नापि श्लिष्ट कृता विबद्धम। ये थोड़ा व्याकरण का बात है कि वात जो रहता है उसको विबद्ध बताया है, द्रुत विलंबिताख्य हित वृत्तम। ये सब हम छोड़ देते हैं, ये सब व्याकरण वाला बात है। मेन बात यही है कि सहचर, देवदार और शुंठी का काढ़ा बनाना है, और उसमें उसमें अगर हम लोगों ने तेल मिला के पिया तो जिसके शरीर में पूरा वायु है, सर्वांग वायु है, एकांग वायु है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और शीघ्र या विलंबित गति से चलता है। या तो वो धीरे धीरे चलेगा या फास्ट चलेगा, लेकिन वायु ठीक हो जाता है पूरी तरह से, ऐसे बताया। आगे रासनादिघृत पढ़ दीजिए 57 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा? वंदना मैम आप बताइए कौन पढ़ना चाहिए? वर्षा कौशिक मैम पढ़ ले। अर्थात जो रासना ये हमने बात की अभी, एक बार हेलो, अंजना मैम, कि रासना। जी सर, जी सर। एक बार फिर से पढ़िए, आवाज नहीं आया आपका, फिर से ठीक है पढ़िए। सर, मैं पढ़ती हूँ। रासना महोषध दीपि पिप्पली शठी पोषकरम पिष्टवा विपाचयेत सर्पी वात रोग हरम परम। अर्थात रासना महोषध मतलब हो गया सौंठ, डीपी डीपी मतलब चीता की जड़ या चित्रक, पिपली, शुंठी और पुष्कर मूल। इनका क्या करना है, इनको समान भाग में ले लेना है और समान भाग में पानी डालकर इसमें जो है पीसना है और कल्क तैयार कर लेना है। समान भाग में लेके इनका पानी डालकर कल्क तैयार करना है और इसके साथ घी को पकाना है। और ये घृत जो होगा वो उत्तम वात रोग नाशक होता है। जी, तो देखिए कितना अच्छा अच्छा है। वात शामक रासना है, शुंठी है, दीपन पाचन भी करेगा, वात शामन भी करेगा, क्योंकि ये उष्ण रहता है। पिपली मूल भी उष्ण रहता है, वायु के अपोजिट। करचूर और पुष्कर मूल को पीस कर घृत सिद्ध करना है। ये रासनादि घृत है, ये घृत उत्तम वात रोग नाशक है, ऐसा बताया। जी, इसका टीका पढ़ते हैं। प्लीज अंजना मैम आप टीका पढ़ दीजिए। रासनादिन पिष्टवा, या कोई भी पढ़ दीजिए। पढ़ूं सर? हाँ जी पढ़िए मैम। पिष्टवा सर्पी सामान्य परिभाषया विपाचयेत तच्च शुश्रु तत्शुषु बात रोग हत। हाँ, इसमें रासना आदि लेना है। रासना है, शुंठी है, पिपली मूल है, शटी है, पुष्कर मूल है। इसका काढ़ा बना के सिद्ध घृत करना है। सामान्य परिभाषा में जैसे विपाचित वैसे सिद्ध करना है घृत को। और वो अगर सेवन करते हैं तो हर तरह का वायु को रोग को ठीक कर देता है, ऐसा बताया। अभी टाइम हो गया है, कृपया भगवान का प्रेयर वीना मैम आप करेंगी? डॉक्टर वीना कनाडे मैम। हाँ करती हूँ सर। हाँ जी, और अर्थ भी बताइएगा। प्रश्नोपनिषद का प्रश्नोपनिषद का एक श्लोक है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्याम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैः अंगैः तुष्ट्वा तनुभिः क्षेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमारे कर्ण जो है वो कल्याणकारक ही श्रवण करे। हे ईश्वर, हमारे चक्षु कल्याणकारक गोष्टी यानी जो देखना है वो भी कल्याणकारक और अच्छे ही देखने को मिले। स्थिर हमारे अवयव और हमारा शरीर स्थिर और उत्तम आरोग्य संपन्न हो। ये जो आयुष्य है हमारा वो हमें अच्छे अच्छे कर्मों के लिए व्यस्त रहने को मिलो। शांति शांति शांति। वीना थैंक मैम, यू। थैंक यू वीना मैम, इतनी अच्छे से आप पढ़ के उसका अर्थ पढ़ाती हो और ऐसा लगता है कहीं कहाँ दूर सुदूर से आवाज आ रही। थैंक यू सो मच। मैं भी कृतज्ञ हूँ आपके लिए। थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम। सबका दिन अच्छा हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो और कोई कष्ट ना हो सभी को। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।